बेटी के घर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। मित्रों, यह कहानी एक ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी लड़की चंद्रिका और उसके माता पिता की है। जब चंद्रिका की शादी होती है और वह अपने ससुराल चली जाती है तो सामाजिक परंपराएं और मानसिकता उसके संबंधों को प्रभावित करने लगती हैं। एक पुरानी मान्यता है कि माता पिता को बेटी के ससुराल का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कहानी की केंद्रीय भावना है, लेकिन इसके पीछे की भावनाएं, संघर्ष और संबंधों की जटिलता इस कथा में धीरे धीरे खुलती है। गांव के दक्षिणी छोर पर पीपल के नीचे बसी हुई छोटी सी झोपड़ी में ब्रिजमोहन और गिरजा रहते थे। उम्र भले ही ढल चुकी हो, लेकिन आंखों में अब भी एक सपना था कि अपनी बेटी चंद्रिका को अच्छे घर में विदा करने का। चंद्रिका उनकी एकलौती संतान थी जिसकी हंसी से घर महकता था। चंद्रिका पढ़ाई में तेज थी, लेकिन हालत ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। ब्रिजमोहन खेतों में मजदूरी करते थे और गिरजा कभी कभार गांव की औरतों के साथ सिलाई बुनाई कर लेती थी। जैसे तैसे करके उन्होंने चंद्रिका का 12वीं तक पढ़ाई पूरा करवाया गया। जब उसकी उम्र 20 पार हुई तो रिश्ते आने लगे। एक दिन गांव की मध्यस्थ रामकली चाची आई। ब्रिजमोहन भैया, एक अच्छा घर देखा है, शहर से लगे गांव में रहते हैं, थोड़ा बड़ा घर है, खेती बाड़ी भी है, लड़का सरकारी नौकरी में है, बिजली विभाग में है। ब्रिजमोहन और गिरजा की आंखें चमक उठी। बेटी को सुकून मिलेगा। वहां गिरजा बोली। कुछ दिन बाद रिश्ता पक्का हुआ और फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। वह दिन आया जब चंद्रिका डोली में बैठी माँ की गोद में सर रखकर बहुत देर तक रोती रही। ब्रिजमोहन की आंखें नम थी, लेकिन जुबान पर कुछ न था। विदाई के बाद महीनों तक गिरजा रोती रही। चंद्रिका भी अपने नए घर में सब कुछ सीख ही रही थी। रिश्ते के मायने रिवाज की पढ़ते कुछ महीनों बाद चंद्रिका मायके आई। अपनी माँ के हाथों की बनी रोटियां खाई और सुकून से सोई। जब चलने लगी उसने माँ से कहा, माँ, अगली बार आप पिताजी के साथ हमारे घर आना, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। गिरजा मुस्कुराई, लेकिन कुछ ना बोली। ब्रिजमोहन ने धीरे से कहा, बिटिया, हम कैसे खा सकते हैं तुम्हारे घर का अन्न, यह तो परंपरा के खिलाफ है। चंद्रिका चौकी। क्यों बाबूजी, आप मेरे घर आएंगे तो मैं क्या आपको भूखा रखूंगी। गिरजा बीच में बोली, बेटी, यह परंपरा कहते हैं कि माँ बाप को बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे बेटी अपने घर से विदा होती है, वैसे ही उनका संबंध उस घर से अन्न के रूप में समाप्त होता है। पर क्यों माँ? चंद्रिका की आवाज भींग गई। कोई जवाब नहीं था। चंद्रिका जब अपने घर लौटी तो मन बोझिल था। उसके पति अशोक ने कहा, तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आते यहाँ? अब तो मैं बेटी नहीं रह गई क्या? अशोक ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो पुरानी परंपरा है, यह भी ऐसे ही होते हैं। माँ ने तो आज तक मामा के घर का अन्न नहीं खाया। चंद्रिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि रिश्तों का धर्म किसने तय किया है, और अगर बेटी का घर उसका घर नहीं तो फिर उसका अस्तित्व कहाँ है। गिरजा रात भर जागती चंद्रिका की याद उसे सताती। एक दिन वह बोली, मेरा मन कर रहा है एक बार चंद्रिका के घर जाकर उसे खाना बनाकर खिला दूं। ब्रिजमोहन ने कहा, जाएगी तो लोग ताना मारेंगे, कहेंगे देखो बेटी के घर मुंह मारने चली गई। गिरजा ने आंखें पोंछी, तो क्या समाज की बातें हमारी बेटी से बढ़कर हैं? ब्रिजमोहन चुप हो गया। मन में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। चंद्रिका ने एक दिन चुपचाप मायके आकर माँ बाप को उठाया, चलो मेरे साथ बिना किसी को बताए एक दिन ही सही मेरे घर चलो। गिरजा और ब्रिजमोहन हिचकते हुए कहें, लेकिन बेटी की जिद के आगे झुक गए। वह दोनों उसके ससुराल पहुंचे। चंद्रिका की सास भगवती देवी ने दरवाजे पर स्वागत किया, लेकिन
उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। बेटी के घर आए हैं, उन्होंने सवाल नहीं ताना मारा। गिरजा का चेहरा उतर गया। चंद्रिका ने माँ का हाथ पकड़ा और माँ को रसोई में ले गई। आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर रोटियां बनाऊंगी। अशोक ने भी माँ पापा का आदर से स्वागत किया, लेकिन घर के माहौल में एक अनकहा तनाव था। गिरजा जब थाली परोसने लगी तो बृजमोहन ने हाथ रोक दिया। नहीं बेटी, मैं यह अन्न नहीं खा सकता। चंद्रिका की आंखें भर गईं। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जबरन मुस्कुराहट ओढ़ ली। बाबूजी, यह खाना मैंने बनाया है अपने ही हाथों से। माँ मेरे साथ थी रसोई में। आप तो कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना दुनिया का सबसे अच्छा होता है। आज वही खाना है, फिर क्यों नहीं। बृजमोहन की आंखें भर आईं। उन्होंने थाली की ओर देखा, फिर बेटी की ओर। गिरजा धीरे से बुदाई, अब मत रोको इन्हें। बृजमोहन ने गहरी सांस ली। बेटी, बात खाने की नहीं है, बात उस रीति रिवाज की है जो हमारे भीतर कहीं गहरी जड़ें जमाए बैठी हैं। यह परंपरा नहीं तोड़ पाता। मैं कैसे तोड़ूं, यही सोचता हूँ। चंद्रिका नीचे बैठ गई उनके पैरों के पास। पर बाबूजी, अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। हम जैसे लोग अगर इस चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे तो यह नियम हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारी बेटियां भी इसी बोझ के नीचे सांसें लेंगी। सन्नाटा छा गया कमरे में। अशोक खड़ा यह सब देख रहा था। वह धीरे से बोला, बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं। अगर आप बेटी के घर का अन्न नहीं खाएंगे तो किसी नियम का अपमान नहीं होगा, बल्कि उस परंपरा का सम्मान होगा जो प्यार और अपनापन सिखाती है। बृजमोहन की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने थाली की ओर हाथ बढ़ाया। गिरजा ने कांपते हाथों से पहला कोड़ उन्हें दिया। उसी क्षण जैसे किसी पुराने पवित्र नियम की दीवार गिर गई। लेकिन भगवती देवी चंद्रिका की सास दूर खड़ी थी। उनका चेहरा सख्त था, होठ भीगे हुए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में अस्वीकार की परछाई साफ थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। बृजमोहन ने बेटी के ससुराल में खाना खा लिया। कभी मंदिर के पुजारी ने सिर खटकते हुए कहा, समाज बिगड़ रहा है। आज अगर एक ने खा लिया तो कल सब खाएंगे। बेटी के घर को घर बना लिया है। कुछ वृद्ध औरतें बैठकी में बात करती। गिरजा तो हमेशा अलग रही है, उसकी चाल ढाल ही कुछ और थी। अब बेटी के घर रोटियां बेल रही है। बृजमोहन के घर के सामने से गुजरते लोगों की नजरें अब कुछ और ही कहती थीं, लेकिन बृजमोहन और गिरजा की आंखों में शांति थी। चंद्रिका ने उन्हें गले लगाया था, उनके हाथ थामे थे। उस स्नेह में सब उत्तर मिलते थे। दूसरे दिन सुबह ही भगवती देवी ने अशोक को बुलाया और कहा, यह क्या तमाशा था। बेटी के माँ बाप को रसोई में घुसने देना और उनका अन्न खाना। हमारे खानदान में यह कभी नहीं हुआ। अशोक चुप खड़ा था। माँ, क्या आपने कभी अपने मामा के घर का पानी भी नहीं पिया। भगवती का चेहरा कठोर हो गया। नहीं पिया और ना ही किसी ने पिलाया। पर माँ, रिश्तों की नरमी अगर परंपरा से छोटी हो जाए तो समाज रिश्तों से ज्यादा डरने लगता है। भगवती देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में बहुत कुछ था। चंद्रिका ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। माँ जी, मैंने उन्हें बुलाया था। वे लोग बिना किसी शौक के नहीं आए थे, मेरी जिद पर आए थे। अगर यह अपराध है तो अपराध मैंने किया है। भगवती देवी की आंखों में हल्की नमी थी, पर वे पीछे मुड़ गई और रसोई की ओर चली गई। घर लौटने के बाद गिरजा का मन अशांत हो गया था। एक आत्मसंतोष था कि बेटी के घर गई, उसका हाथ थामा, पर दूसरी ओर समाज की निगाहें उनके कानों में
चुभती रहती थीं। एक दिन वह ब्रिजमोहन से बोली, ब्रिज, हमसे गलती हो गई क्या? ब्रिज ने धीरे से कहा, अगर बेटी से मिलने और जाना, उसका हाथ थामना गलती है तो यह गलती बार बार करूंगा, और अगर कोई कहेगी कि बेटी पराया धन है तो मैं कहूंगा पराया वह होता है जो दिल से दूर हो। बेटी तो मेरी सांसों में बसती है। गिरजा की आंखों में आंसू थे। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए मुद्दा था, क्या बेटियों के माता पिता को उनके ससुराल में खाना खाना उचित है? ब्रिजमोहन को भी बुलाया। पंचायत के बीच बैठकर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, मैंने बेटी के घर अन्न नहीं खाया था, मैंने बेटी के हाथों के दिए हुए सम्मान को अपनाया था। मुखिया ने पूछा, पर नियम तो यही कहता है कि बेटी का घर पराया है। ब्रिजमोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर बेटी भी पराई होनी चाहिए थी। जब वह पैदा हुई तो हमने कहा यह हमारी बेटी है। जब बड़ी हुई तो उसकी हर खुशी में हमारे सपने थे। फिर शादी के बाद वह पराई कैसे हो गई? चारों ओर सन्नाटा फैल गया। एक बुजुर्ग बोला, बात में दम है, पर यह परंपराएं हजारों सालों से चली आ रही हैं। ब्रिजमोहन ने कहा, पर अगर परंपराएं इंसानियत से बड़ी हो जाएं तो उन्हें परखना जरूरी हो जाता है। अब चंद्रिका ने एक और कदम उठाया। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा समूह शुरू किया, बेटी का घर नाम से, जहां वह हर हफ्ते बैठती थी और अपने अनुभव साझा करती थी। वहां सिर्फ लड़कियां नहीं, माताएं भी आने लगी, जो अपने मन की बातें कभी किसी से कह नहीं पाती थी। एक दिन एक लड़की रोते हुए बोली, मेरी माँ मुझे देखने नहीं आती, कहती है कि तेरा घर अब मेरे घर नहीं रहा है। मैंने उन्हें बहुत पुकारा पर वो नहीं आई। चंद्रिका ने उसका हाथ थामा, हम इन दीवारों को गिराएंगे और माँ को समझाएंगे कि बेटी का घर भी उसका घर है। अशोक अब खुलकर चंद्रिका का साथ देने लगा था। उसने भी अपने विभाग में एक चर्चा लगाई, परंपरा बनाम संवेदना, जहां पुरुष भी बैठे और बात की, क्यों नहीं जा सकते हम अपनी बहनों के घर? क्यों माँ को बेटी के घर जाने से रोका जाता है? धीरे धीरे बदलाव की हवा चलने लगी। चंद्रिका अब एक आवाज बन चुकी थी, लेकिन समाज की जड़ें इतनी जल्दी नहीं हिलती। भगवती देवी अब भी पूरी तरह से नहीं पिघली थी। पंचायत के कुछ सदस्य अब भी खिलाफ थे और गांव के कोने कोने में अब भी फुसफुसाहटें चल रही थी, पर चंद्रिका रुकने वालों में से नहीं थी। उसने माँ पापा को बुलाकर एक बार फिर खाने पर आमंत्रित किया। इस बार पूरा गांव देखेगा, क्या परंपरा झुकेगी या संवेदना थमेगी। सावन का महीना था। गांव की गलियों में हरियाली की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक फैली हुई थी, लेकिन एक और चीज थी जो हवाओं में तैर रही थी, कुआसे की तरह घुली हुई जिज्ञासा। इस बार फिर बुलाया है। बेटी ने माँ बाप को क्या फिर खाएंगे ससुराल का खाना? अब तो लड़की सबके सामने कह रही है। इन सब कानाफूसियों के बीच चंद्रिका अपने घर की चौखट पर खड़ी माँ बाप की राह देख रही थी। अशोक उसके बगल में था और उनके घर के सामने दूर खड़े कई लोग, कुछ छतों पर, कुछ गलियों में, जैसे कोई नाटक देखने आए हों। गिरजा और ब्रिजमोहन थोड़ी दूरी पर पैदल चले आ रहे थे। गिरजा की चाल में संकोच था, पर चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। ब्रिजमोहन के चेहरे पर थकान थी, लेकिन नजरें सीधी थी। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही चंद्रिका ने झुककर उनके पैर छुए। आज आप मेहमान नहीं, मेरे घर के अपने लोग हैं। गिरजा ने उसका चेहरा छू लिया। तू घर की मालकिन बन गई है, लेकिन हमारे लिए अब भी वही हमारी बिटिया है। अंदर भगवती देवी बैठी थी, माथे पर सिलवटें थीं। उन्होंने कमरे से बाहर झांका, फिर आंखें फेर ली। इस बार चंद्रिका ने सब कुछ छुपाकर नहीं बल्कि खुले में किया था।
आंगन में चौकी डाली गई थी, बीच में छोटी सी रसोई बनाई गई थी, ओपन किचन जैसा कुछ, चारों तरफ फूल रखे गए थे। गांव की औरतें, लड़कियां, कुछ बूढ़े लोग भी आमंत्रित थे। यह सिर्फ एक भोजन नहीं था, यह एक घोषणा थी। अशोक ने गांव के मुखिया को भी निमंत्रण दिया था। इस बार सबके सामने रिश्तों की परंपरा को नए रूप में दिखाना होगा। कुछ पुरुषों ने आपत्ति भी की, औरतों के चक्कर में लड़का भी बहक गया है, बेटी का घर अजीब नाम रखा है। अब यह सब पंचायत के खिलाफ जा रहा है, लेकिन विरोध से ज्यादा लोग उत्सुक थे। पहली बार कोई औरत, वह भी बहू बनकर, समाज के सामने आवाज उठा रही थी। शाम होते होते चंद्रिका और गिरजा ने मिलकर रोटियां बनाई। दाल, सब्जी, रायता, सब कुछ घर के स्वाद से पका। अशोक ने खुद सबके लिए पानी परोसा। गिरजा ने थाली सजाई और बृजमोहन के सामने रख दी। सबकी निगाहें उस एक पल पर टिकी थी, क्या फिर खाएंगे? बृजमोहन ने एक पल को चारों ओर देखा। भीड़ में कई चेहरे थे, कुछ ताने देने वाले, कुछ संदेह में डूबे, लेकिन सबसे आगे खड़ी लड़कियां थीं। उनकी आंखों में उम्मीद थी। बृजमोहन ने मुस्कुराकर पहला कोड़ मुंह में डाला। भीड़ में एक हलचल सी हुई, जैसे हवा ने रुककर देखा हो। गिरजा ने भी पहली बार सबके सामने बेटी के बनाए खाने से पहला कौड़ लिया। चंद्रिका की आंखों में चमक थी, यह आंसू थे, पर गर्व के। इस पूरे आयोजन के दौरान भगवती देवी चुपचाप थी, पर जब सब खत्म हो गया और लोग चले गए, उन्होंने चंद्रिका को बुलाया। तूने हमारे खानदान की इज्जत सरेआम रख दी, अब लोग ताने देंगे कि रसोई में ससुर बैठा था और बहू खाना परोस रही थी। चंद्रिका ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, अगर मेरी रसोई में किसी का आत्मसम्मान जगा तो वह ताना नहीं, आशीर्वाद बन जाएगा। तूने मेरी एक नहीं सुनी माँ जी, आपने मुझे बहू माना, पर मैं हमेशा आपकी बेटी ही रहना चाहती हूँ, और बेटी घर को घर बनाती है, चाहे वह ससुराल हो या मायका। भगवती देवी का चेहरा कठोर रहा, लेकिन उनकी आंखें गीली हो चुकी थी। इस भोज के बाद गांव दो हिस्सों में बट गया। एक पक्ष जो कहता बदलाव जरूरी है, बेटी का घर भी उसका अधिकार है। दूसरा पक्ष जो ताना देता, अब हर कोई अपने नियम बना लेंगे क्या? रीति रिवाजों का क्या कोई महत्व नहीं है? पंचायत में फिर एक बैठक हुई। एक बार कुछ लोग चंद्रिका के पक्ष में बोले, अगर बेटे के ससुराल में खाना खाने जाता है पिता, तो बेटी के यहाँ क्यों नहीं? क्या हम बेटी को सम्मान नहीं मानते? पंचायत के मुखिया ने सबकी सुनने के बाद कहा, यह बात समाज की रीति रिवाज से जुड़ी है। अगर बदलाव आना है तो धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। इस भोज के बाद बेटी का घर अब केवल एक घरेलू मुहिम नहीं रहा। चंद्रिका ने अशोक के संयोग से गांव की औरतों को सिलाई, बुनाई, शिक्षण और स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए छोटे छोटे वर्ग शुरू किए। अब हर रविवार को बैठक होती थी, जहां लड़कियां अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपने अनुभव बांटती थी। गिरजा भी आने लगी थी। अब मैं भी सीख रही हूं कि परंपराएं टूटने से नहीं, उनके बोझ से डरने से डरावनी लगती है। अशोक ने अपने सरकारी विभाग के संयोग से एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, जिसका नाम चंद्रिका ने रखा। आंगन की दीवारों से परे अब गांव के पास वाले कस्बों में भी औरतें आने लगी। एक लड़की बोली, मेरी माँ आज तक मेरे शादी के बाद मेरे घर नहीं आई, अब मैं उसे यहाँ लाना चाहती हूँ। एक और लड़की ने कहा, मैं भी अपनी सास से बात करूंगी, उन्हें भी चंद्रिका जैसी बहू चाहिए। बेटी का घर अब कहानियों का पुल बनता जा रहा था। भगवती देवी अब भी पूरी तरह से बदली नहीं थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, बेटे के आधुनिक सोच और खुद के पुराने संस्कारों के बीच। पंचायत अब भी पूरी तरह
एक राय पर नहीं आई थी। कुछ लोगों ने चंद्रिका के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि बहू अब नेता बन गई है, यह घर संभालने की उम्र है, समाज सुधारने की नहीं। लेकिन चंद्रिका रुकी नहीं। चंद्रिका को जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया, पर इसके लिए उसे शहर जाकर भाषण देना था और वहां मंच पर माँ बाप को भी बुलाना है। क्या ब्रिजमोहन और गिरजा शहर जाकर मंच पर चढ़ेंगे? क्या भगवती देवी इस बदलाव को अब अपना पाएंगी? का पंचायत के लोग खुलेआम इस पहल का समर्थन करेंगे? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। सुबह का सूरज अब पूरब से उगा तो उसकी किरणें चंद्रिका के घर के आंगन में फैल चुकी थी। चंद्रिका रसोई में काम करते हुए भी आज कुछ असहज सी थी। अशोक ने पीछे से आकर उसकी हथेलियों को थामा। इतनी चुप क्यों हो? पुरस्कार की खबर सुनकर तो मुस्कुराना चाहिए था ना? चंद्रिका ने धीमे स्वर में कहा। मुस्कुराहट तब आएगी जब माँ बाबूजी मेरे साथ मंच पर खड़े होंगे, पर बाबूजी शहर जाने से हिचक रहे हैं और माँ भी जब भी भीतर से इन सब के खिलाफ है। अशोक ने गहरी सांस ली। पर अब तो बदलाव को मंजिल तक पहुंचाना है। यह संघर्ष आधा नहीं रुक सकता। दूसरे दिन जब चंद्रिका ने माँ बाबूजी से मंच पर चलने का आग्रह किया तो ब्रिजमोहन ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, बेटी हमने तेरा साथ गांव में दिया, वहां जहां लोग जानते हैं हमारी सोच को थोड़ा बहुत समझते हैं, पर शहर वहां के मंच पर तेरे साथ क्या हम उस भीड़ के सामने बोल पाएंगे? गिरजा धीरे से बोली, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। चंद्रिका क्या बोलेंगे वहां जाकर? चंद्रिका मुस्कुरा दी। आपका साथ मेरा सबसे बड़ा भाषण होगा। माँ और बाबूजी, आपने जो कहा था ना कि बेटी पराई नहीं होती, बस वही शब्द मेरे साथ मंच पर दोहरा देना। ब्रिजमोहन की आंखें नम हो गई। वे कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उनका हाथ चंद्रिका की पीठ पर आ गया। वह हाथ जो अब तक बहुत कुछ सह चुका था, अब उसे थामने को तैयार था। इस सबके बीच भगवती देवी का मन लगातार विचलित था। हर शाम जब वह अकेली होती तो पुराने दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती। उनकी माँ ने कभी उन्हें बेटी के घर जाने नहीं दिया था। उन्होंने भी अपनी बेटियों को जल्दी विदा कर दिया था। अब तुम्हारा घर वही है जहां ब्याह हुआ है। लेकिन चंद्रिका ने इस सबके बीच नई इबारत लिख दी थी। वह सोचती, क्या मैंने अपने बच्चों को गलत सिखाया? क्या मेरी परवरिश कमजोर थी? पर उसी क्षण उसका अतीत, उनका संस्कार, उनका मान सम्मान उनके मन में सवाल उठाता, अगर अब सब कुछ बदल जाएगा तो हमारी पीढ़ी का सम्मान कहाँ जाएगा? वो द्वंद्व उन्हें रात को सोने नहीं देता था। अब की बार गांव में चर्चा थी कि चंद्रिका को जिले से पुरस्कार मिलने वाला है। लोग कहते लगे, कैसे बहू ने घर से निकलकर नाम कर लिया, शहर जाकर मंच पर बोलेगी और माँ बाप भी साथ जाएंगे। पर क्या यह सब शोभा देगा? पंचायत में एक बार फिर बात उठी। मुखिया जी ने कहा, यह पुरस्कार चंद्रिका को मिल रहा है, पर असल में यह समाज की परीक्षा है। देखना होगा हम इस बदलाव को अपनाते हैं या फिर परंपरा की दीवार में बंद हो जाते हैं। कुछ पुरानी सोच के लोग बोले, अगर यह चलन चल पड़ा तो हर लड़की अपने माँ बाप को बुलाने लगेगी, फिर तो ससुराल मायका बन जाएगा। लेकिन अब पंचायत में कुछ नए सदस्य भी थे जिन्होंने कहा, तो क्या बुरा है अगर बेटी अपने माता पिता को अपने घर बुलाए, तो कौन सा गुनाह है? चंद्रिका और अशोक ने मंच के कार्यक्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। चंद्रिका ने माँ बाप के लिए नए कपड़े मंगवाए। गिरजा तो थोड़ी उत्सुकता में भी थी। शहर की भीड़ देखने मंच पर देखेंगे, कभी नहीं सोचा था। ब्रिजमोहन ने एक पगड़ी भी बनवाई थी जो उन्होंने अपने पिता की याद में संभाल कर रखी थी। आज बेटी के लिए पहनूंगा इसे।
लेकिन भगवती देवी अब भी चुप थी। एक रात चंद्रिका उनके पास गई। माँ जी, क्या आप भी चलेंगी हमारे साथ? भगवती देवी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मेरे वहां होने से बात और बिगड़ जाएगी। लोग कहेंगे कि अब सास भी बहू के पीछे मंच पर खड़ी है। चंद्रिका ने धीरे से जवाब दिया, अगर आप साथ होंगी तो लोग कहेंगे कि पीढ़ियां साथ चल रही हैं। आप ही तो कहती थी कि घर की इज्जत सिर झुका कर नहीं, सिर उठाकर रखी जाती है। भगवती देवी के मन में यह वाक्य गूंजता रहा पूरी रात। आखिरकार पुरस्कार समारोह का दिन आया। बड़ा सभागार था। रोशनी, मीडिया और मंच पर सफेद पर्दे पर चमकते शब्द, नारी सशक्तिकरण, सम्मान, बेटी का घर, अभिमान। चंद्रिका, अशोक, बृजमोहन और गिरजा मंच के पीछे खड़े थे। कार्यक्रम की संचालिका ने जैसे ही चंद्रिका का नाम पुकारा, वह आगे बढ़ी और साथ में माँ बाप को भी मंच पर ले गई। सामने हजारों लोगों की भीड़, कैमरे और नेताओं की मौजूदगी में चंद्रिका ने बोलना शुरू किया, मैं यह सम्मान अकेले नहीं ले सकती। यह उस पिता का है जिसने पहली बार बेटी के ससुराल में खाना खाकर समाज के डर को तोड़ा। यह उस माँ का है जिसने बेटी को सिर्फ विदा नहीं किया, उसका हाथ थामे रखा। और अगर समाज इज्जत के नाम पर बेटी को अपने घर बुलाना बंद कर दे तो उस समाज को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। भीड़ में तालियों की गूंज थी, लेकिन उस समय सभी की निगाह मंच के पीछे खड़ी एक छाया पर पड़ी। भगवती देवी मंच के पास आकर खड़ी थीं। उन्होंने मंच पर कदम नहीं रखा, लेकिन उनका आना ही एक बड़ा संदेश था। उनकी आंखें भींगी थी पर चेहरे पर गर्व था। चंद्रिका को सम्मानित किया गया, फोटो खींची, अखबारों में खबरें आईं, बेटी का घर बना आंदोलन। शहर में लौटते हुए बस में गिरजा ने चंद्रिका का हाथ थामा, तू अब हमारी नहीं पूरे गांव की बेटी बन गई है। बृजमोहन खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, काश यह सोच हमारे समय में भी होती। अशोक ने मुस्कुराकर कहा, अब है बाबूजी, और आप उसके पहले हकदार हो। लेकिन अब सब कुछ सहज नहीं था। गांव लौटते ही कुछ घरों में से विरोध शुरू हो गया। एक बुजुर्ग सास ने अपनी बहू से कहा, अब तू भी कहेगी कि मैं तेरे मायके चलूं? यह सब चंद्रिका की वजह से हो रहा है। एक ससुर बोले, अब बेटी अपने माँ बाप को यहाँ बुलाकर रोटियां खिलाएगी। रीति बिरादरी सब मिटा दिया। इस लड़की ने गांव में बेटी के घर पर चुपचाप बहस चलने लगी थी। अगली पंचायत बैठक अब और गंभीर थी। मुखिया ने चंद्रिका और अशोक को बुलाया। कुछ वरिष्ठों ने खुले शब्दों में कहा, यह सम्मान तो ठीक है, पर गांव में नियम बनने चाहिए कि कितना किया जा सकता है और कितना नहीं। अगर हर बेटी अपने मायके को यहाँ बुलाएगी तो समाज की रचना बिगड़ जाएगी। मुखिया ने पूछा, क्या हम कोई संतुलन निकाल सकते हैं ताकि बदलाव भी हो और समाज की रीत भी ना टूटे? चंद्रिका चुपचाप सुन रही थी। चंद्रिका के सामने एक और मोड़ आ चुका था। अब उसे केवल विचार नहीं रखने थे, बल्कि सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए रीति बनाने जैसी भूमिका निभानी होगी। क्या पंचायत चंद्रिका की सोच को खुले तौर पर समर्थन देगी? क्या भगवती देवी मंच पर चढ़ेंगी कभी? गांव में अब वसंत का आगमन हो चुका था। खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी थी और पेड़ों पर कोयल की आवाजें गूंजती थी। लेकिन इस बार गांव की फिजाओं में कुछ अलग ही ऊर्जा थी। बेटी का घर अब केवल एक बहू की जिद नहीं, गांव की नई पहचान बन चुकी थी। पंचायत की बैठक अब निर्णायक मोड़ पर थी। मुखिया जी ने बात शुरू की, पिछले महीने जो बदलाव आया वह केवल चंद्रिका का या अशोक का नहीं, पूरे गांव का फैसला था। अब हमें तय करना है कि हम इस
परंपरा को थामे रहेंगे या इसे नया रूप देंगे। गांव के कुछ बुजुर्ग अभी भी विरोध में थे। अगर बेटी मायके को ससुराल बुलाने लगेगी तो रिश्तों की मर्यादा कैसे बचेगी। लेकिन इस बार एक नई आवाज उठी। यह आवाज भगवती देवी की थी। वह पहली बार पंचायत की बैठक में बोल रही थी कि हमने परंपराओं की ओट में बेटियों को पराया बना दिया, लेकिन जब मैंने अपनी बहू को देखा जो मेरी तरह सास है लेकिन सोच में माँ भी है, तब समझ आया कि परंपरा वही टिकती है जो समय के साथ चलती है। सन्नाटा छा गया। मैं चंद्रिका की सास हूँ, पर आज से उसकी माँ भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि बेटी का घर सिर्फ उसका नहीं, हर बहू, हर माँ, हर लड़की का सपना बने। तालियों की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। पंचायत में सबकी सहमति से यह हुआ कि अब कोई भी बेटी अपने माता पिता को अपने ससुराल बुला सकती है और अगर वे चाहे तो उनके साथ भोजन भी कर सकती है। यह उनका अधिकार है, ना कि अपमान। यह ऐतिहासिक पल था। गांव के इतिहास में पहली बार किसी महिला की सोच पर सार्वजनिक निर्णय लिया गया था। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदलने लगा। लड़कियां अब खुले तौर पर अपने ससुराल में माता पिता को बुलाने लगी। सास बहू के रिश्ते में नया विश्वास पनपने लगा। माता पिता अब अपनी बेटियों के घर जाने में झिझकते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, बेटियां पराई नहीं रहीं। चंद्रिका ने गांव में एक अस्थायी संगठन शुरू किया जिसका नाम था बेटी का घर। यह संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक जागरूकता फैलाने और पीढ़ियों को जोड़ने का काम करता। अशोक ने उसके साथ मिलकर लड़कों के लिए भी एक नवविवाहित शिक्षा कार्यालय शुरू की, जहां उन्हें सिखाया जाता एक पति होने से पहले एक बेटा और दामाद होना क्या होता है। चंद्रिका को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगे। मीडिया में उसकी तारीफ होने लगी। कई बार उसे टीवी चैनल पर भी बुलाया गया। लेकिन चंद्रिका ने हमेशा कहा, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे समाज में वह दिन चाहिए जब कोई बेटी यह सवाल नहीं कर पाए कि माँ बाप को अपने घर बुला सकती हूँ या नहीं। वह अपनी हर सभा में मंच पर अपने माँ बाप को साथ बैठाती और अशोक को सामने खड़ा रखती। यह बदलाव अकेले नहीं आया था, यह साथ चलने से आया है। समय बीत रहा था। अब चंद्रिका और अशोक के 2 बच्चे हो चुके थे। गिरजा और ब्रिजमोहन अब अक्सर उनके घर रहने आते। लेकिन फिर एक दिन भगवती देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनके अंतिम समय में चंद्रिका उनके पास थी। उन्होंने चंद्रिका का हाथ थामा और कहा, मैं सास से माँ बनी और अब शांति से जा रही हूँ। तू मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी आंखें बंद हो गई। पूरे गांव ने देखा, पहली बार एक सास की विदाई एक माँ के सम्मान में हुई। चंद्रिका ने भगवती देवी की याद में मातृगृह नाम का एक केंद्र बनवाया, जहां ग्रामीण महिलाएं अपने माता पिता के साथ आकर समय बिता सकती थी। दीवारों पर लिखा था, जहां बेटी हंसे वहीं उसका घर है। कुछ सालों बाद गांव के एक छोटे से मैदान में एक जनसभा हो रही थी। चंद्रिका मंच पर थी। ब्रिजमोहन और गिरजा आगे बैठे थे। अशोक बच्चों को संभाल रहा था। चंद्रिका ने भाषण खत्म करते हुए कहा, मैं एक असाधारण बहू थी, पर जब मैंने अपने माँ बाप को अपने घर बुलाया तो समाज ने कहा यह गलत है। पर आज समाज खुद कहता है हर बेटी का घर उसका हक है। और जैसे ही तालियां बजी, एक लड़की मंच पर आई और उसने कहा, मैं आपके संगठन से जुड़ी हूँ दीदी, और अब मैं भी अपने माँ बाप को पहली बार खाने पर बुला रही हूँ। आपसे सीखा है कि बदलाव डर से नहीं, हिम्मत से होता है। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल मुस्कुरा रहा था। अब मेरा काम पूरा हुआ। उसने मन में सोचा, बेटी का घर
अब केवल एक विचार नहीं, एक परंपरा बन चुका था। एक ऐसी परंपरा जो रिश्तों को जोड़ती है, दिलों को छूती है और आने वाली पीढ़ियों को एक एहसास दिलाती है कि बेटियां पराई नहीं होती और उनका घर सिर्फ उनका घर नहीं होता, वहाँ हर वह व्यक्ति रहता है जिसे वह अपने दिल से अपनाती है। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि इससे आपको कुछ सोचने और सीखने का अवसर भी मिला होगा। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।